Okay, am I audible? Yes. Okay, great. We'll wait for a few minutes for others to join. We are सर अभी here क्या होने for वाला है कि अभी एंशियंट हिस्ट्री? ancient history. Yes, ancient history का डेमो सेशन ले रहे हैं हम. ओके I ओके think this would be the penultimate demo session. इसके बाद कल एक और रखेंगे and then we'll switch to the private group. ओके सर. सर कैसे रोल आउट होगा, अगर आप कुछ आइडिया दे सके तो? Roll out as in this session. यस सर, यस सर. हम क्रिस्प रिवीजन करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स का, तो जिसमें आज हम मॉडर्न एम्पायर को कंटिन्यू कर रहे हैं. जो हमने पिछली बार तक देखा था, हम मॉडर्न एम्पायर को कंटिन्यू कर रहे हैं. हम फिलहाल ऐसे जाते हैं कि जैसे हमने ये मेडिवल और मॉडर्न को ख़त्म किया, जैसे हमने मेडिवल के लेक्चर्स को ख़त्म किया, रिवीजन सेशंस ख़त्म किए. रिवीजन करने के बाद अब हम मॉर्निंग सेशन में हम लोग एमसी. सर आवाज चली गई, वॉइस. एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल? ओके, या सो जैसे हमने मेडिवल किया था, हमने पहले लेक्चर्स लिए. उसके बाद अब हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं. वैसे ही हम एंशिएंट के भी लेक्चर्स ले लेंगे. उसके बाद हम इसके लगभग सारे पूछे गए पीवाईक्यूज कर लेंगे. और इसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे. एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हम ख़त्म कर लेंगे. ऐसे ही मॉडर्न हो चुका है, मेडिवल होने वाला है एमसीक्यूज. और एंशिएंट हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर्स. इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे. एमसीक्यूज विल बी फ्री एंड दिस लेक्चर सीरीज विल बी पेड. इसके बाद मैं वापस से एक दिन का रिवीजन लेके आऊँगा फॉर मैपिंग सेशन. जिसने भी अटेंड किया है, लोगों को याद हो गया होगा, अब तक मैंने कहा था रिवीजन करते रहना. सो एक छोटा सा हम एक रिवीजन सेशन ले लेंगे, जिसमें मैं सारे वापस से नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इन सब का बेसिकली एक क्वेश्चनर होगा, वापस से क्वेश्चन पूछूंगा. इसके बाद हम सोच रहे हैं पॉलिटी लेके आने के लिए, जो बेसिकली सबका इजी होता है. तो उसमें तो अच्छा खासा आप लोगों का रिवीजन हो जाना चाहिए. एंशिएंट और मेडिवल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट लास्ट मोमेंट पे छोड़ भी देते हैं. इसके लिए हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा है तो जो हमारे साथ रहे उसका हो जाए कम से कम एक बार. या तो जो करता है वो एकदम घुस जाता है इसमें कि मैं इतिहासकार बन जाऊंगा, और फिर भी वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले वहाँ तक नहीं पहुँच पाते. सो हम लोग बस अभी रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे. चैप्टर वाइज सब कुछ रहेगा जैसा हमने अब तक देखा है. बाकी बताओ, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? सर प्रिपरेशन तो ठीक ही चल रहा है सर. बस एक दिन में सर मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने में थोड़ी दिक्कत जाती है. कितने सब्जेक्ट्स हो रहे दिन में, इसमें कितने कर रहे हो? सर अभी तो सर जैसे मैं पहले तो रिवीजन और ये सब कर रहा था, तो एनवायरनमेंट भी कर रहा था, पॉलिटी भी थोड़ा थोड़ा देख रहा था, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी देख रहा था. ज़्यादा हो गया. पर एक दिन में ज़्यादा? हाँ बस सर, बस वो बस. ज़्यादा हो गया. 3 तो बहुत ज़्यादा है यार. देखो, एक होता है आपका मेन सब्जेक्ट जिसको आप चलाते हो. मेरे हिसाब से एक बार में फिलहाल जब आप रिवाइज कर रहे हो 2 चलानी चाहिए. और अगर आप तीसरा लेके आ रहे हो तो वो एकदम साइड में होना चाहिए. जैसे मैंने पहले भी बताया, एनवायरनमेंट में ट्रैवलिंग में करता था. आई यूज्ड टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ टू अ सर्टेन प्लेस, जहाँ जाना मुझे ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो लाइब्रेरी में हम 2-3 दोस्त बैठ के पढ़ते थे, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी. बट मेरी अच्छी पढ़ाई होती थी, मैं चला जाता था उसी लाइब्रेरी में. दूर थी मेरे घर से काफ़ी, तो मुझे ट्रैवलिंग में जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा लगता था. मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट ट्रेन में ही किया है. मैंने निकाल के रख दिया कि मैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मुझे जो भी पढ़ना है मैं ट्रेन में करूँगा, वो टाइम यूटिलाइज करूँगा. या एनवायरनमेंट के लिए मुझे, जैसे मैंने नेट ये आपको नेशनल पार्क नेशनल पार्क और जो सेशंस कराए हैं टाइगर रिजर्व, ये सारा कुछ मैंने ट्रेन में किया था. मेरे हिसाब से 2 मैक्स चलाने चाहिए. अगर गिरी पड़ी हालत में अगर आप ट्रैवल वावल कर रहे हैं ऐसे टाइम पे आप 3 ले लीजिए, बट उससे ज़्यादा नहीं. मैं बोलूँगा चार्ट आउट अ प्लान. यस सर. आप पर सब्जेक्ट प्लान करिए. पॉलिटी को इतना टाइम देना है, मेन मेन सब्जेक्ट्स में, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 2 आपके सबसे मेन. उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पक्के पक्के सही होंगे. मैं कितना भी एंशिएंट पढ़ लूँ, मेरा न जाने कितवा रिवीजन होगा ये, बट मैं जब भी जाऊंगा एग्जाम देने, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई पॉलिटी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई इकोनॉमिक्स, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई टू ग्रेट एक्सटेंट मैपिंग, जोग्राफी, एनवायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस. आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दीज. तो ये वालों को मैं पहले खत्म करूंगा. इसके बाद आते हैं मेरे फिर जिसमें मुझे पढ़ना है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि पक्का पक्का मेरे क्वेश्चंस, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और
बेसिक एनवायरनमेंट और बेसिक मैपिंग की, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो वो पाप है, ऐसा टाइप का है कि भाई आप सारे ही नहीं करने हैं लगभग। इनको आप पहले करो, एक दिन में 2 चलाओ। जैसे आप पॉलिटी चला रहे हो तो पॉलिटी के साथ में एनवायरनमेंट ले लो, या पॉलिटी के साथ में साइंस एंड टेक ले लो, या पॉलिटी के साथ में मैपिंग ले लो। इसके आगे मत जाओ, मतलब नहीं है। इकोनॉमिक्स चला रहे हो तो इकोनॉमिक्स को पूरा ध्यान दो, पूरा टाइम उसको दो, उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। साथ में अगेन एनवायरनमेंट चला लो, मैपिंग कर लो, या कुछ नहीं मिल रहा है तो सीसेट कर लो, उसको भी तो टाइम देना है। तो अगर सीसेट को ले लूं मैं आपके, तो आप इस समय दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट चला रहे हैं, राइट? यस सर। चेंज इट 2 पे आ जाओ। तीसरा चाहिए तो सीसेट रख लो। सीसेट भी कब? रात के समय, सुबह उठ के। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो श्योर सुबह सर। जल्दी उठ के सीसेट करो। रात को अगर लेट जागने की आदत है तो 11 बजे के बाद फिर आप सीसेट चालू कर दो, 2 घंटा सीसेट में लगा दो, और उसको फोकस देना है। ये भी बात सही है, पर हमने मैथमेटिशियन भी नहीं बनना है। इंग्लिश पे ध्यान दो, पीवाईक्यूज करो, और कोई भी सीरीज उठा लो यूट्यूब से और उसके साथ लग जाओ डिलीजेंटली। उसको टाइम दो, दिन का 2-2.5 घंटा दो। ड्यूरिंग माई श्योर फर्स्ट सर। अटेम्प्ट आई स्टार्टेड सीसेट इन दिसंबर, और फिर मैं उसको करते अगेन। यस, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ जो गलती मैंने की थी। मैंने दिसंबर में सीसेट शुरू किया, मैंने फरवरी में खत्म कर दिया। दिसंबर एंड में मैंने शुरू किया था और फरवरी में मैंने खत्म कर दिया। फिर मार्च अप्रैल बंद कर दिया, सीसेट नहीं किया, सीधा मई में उठाया। और फिर जो 2 महीने का जो लैग था वो इट कॉस्टेड मी। फिर वो सीसेट में मुझे यस दिक्कत दिया। तो डोंट डू दिस। अब से सीसेट जो चालू होगा सो बंद नहीं होगा, कंटिन्यूसली करते रहना है। और भाई तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीसेट रख लो, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट मत करो। बेनिफिशियल नहीं है, यस चीज़ें ना खत्म नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेशन होता है। आप 3 चीज़ें चालू कर लोगे ना, दिन में बहुत ही कम टाइम दे पाओगे एक एक को, और कोई भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। सो 10 days विल पास एंड यूल थिंक कुछ खत्म नहीं हो रहा है। सो 2 चलाओ। एनीवन एल्स? किसी को और कोई दिक्कत या कैसे कर रहे हो वही बता दो, आई विल फाइंड द आंसर्स। सर कुछ ऐसा इकोनॉमिक्स सर करेक्ट बिल्कुल यू भी आर नॉट नहीं करना ऑडिबल। चाहिए। एक 1 by 1 आप ऑडिबल नहीं है, कहिए। सर इकोनॉमिक्स का करंट हम्म। अफेयर उसको लेके सर बहुत डाउट 365 वो इनफ है कि नहीं और क्या करना चाहिए उसके लिए? इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स के लिए इनफ नहीं है। हाँ मतलब ट्रू सर टू सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही, क्या करें? या ट्रू टू गुड एक्सटेंट, या अच्छा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही इस कारण। एक क्लासेस आपने पकड़ लिया, उतना इनफ है, उसके आगे मत जाओ मेरे हिसाब से। अगर आपकी मन की शांति के लिए भी आप मतलब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में चले जाएंगे, एक क्लासेस पकड़ लो। मैं कौन से पकड़ता हूँ? मैं विजन पकड़ता हूँ। यू कैन डू बाजीराम, यू कैन डू ओनली आईएएस, यू कैन डू एनीवन विच यू वांट। एक क्लासेस पकड़ लो और उसको टॉप टू बॉटम अच्छे से रट लो, कई कई बार रट लो। अगर आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने तो इसको नेक्स्ट लेवल पढ़ लिया, तो उस पर क्यूआर कोड होता है, उससे क्विजेज मिलते हैं, तो वो क्यूआर कोड के क्विजेज कर लो, बहुत सारे क्विज होते हैं। आई एम श्योर आपको वहाँ पे गलतियाँ मिलेंगी। उसके बाद सो भी आपको बेसिकली अगर या सर प्लीज बेसिकली कंटिन्यू। विजन का पीटी 365 इनफ है हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए? यस यस यस, इतना कर ओके लिया तो यस। आप देखो इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप स्कीम से ले लो, ऐसे आ जाएगा, या जो स्टैटिक है उसी को वो कुछ ना कुछ घुमा के पूछता है। तो इकोनॉमिक्स में मैं बोलूंगा कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं बोलूंगा कि आप स्टैटिक पे मेहनत करो। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक वो पूछता है दबा के, एडीआर जीडीआर ऐसी चीजें। और अभी जैसे रिवर्स फ्लिपिंग न्यूज में है, तो फ्लिपिंग क्या होता है, वो स्टैटिक पे इकोनॉमिक्स से मैं रेकमेंड करूंगा आप स्टैटिक पे काम करो, और करंट अफेयर जितना भी इसमें दिया है उससे हो जाएगा। जो न्यूज इन शॉर्ट्स आती है पीटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां से क्वेश्चंस होते हैं, वहां से क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में भी निकलते हैं और इकोनॉमी भी निकलते हैं। फॉर योर सेटिस्फेक्शन में बोल दूं, आप पीटी कर लो, दैट इज इनफ व्हाट यू कैन डू। उसके बाद तो अगेन स्काई इज द लिमिट, ओशन इज द डेप्थ, आप कितना भी करते जा सकते, पर आपके हिसाब से आपने पीटी अच्छे से कर लिया, कई कई बार देख लिया उसको, तो हो गया, इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक आधा 2 क्वेश्चन किसी और जगह से आ गया, किसी न्यूज़पेपर से निकल आया, दैट इज ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट टू डू, कि आप हर चीज को ऐसा समेट लो। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इकोनॉमी आप पीटी 365 अच्छे से कर लो, दैट इज इनफ फॉर योर साइड। आप अपनी तरफ से इतना कर सकती हो, उतना कर लो। और कोई ओके कह सर। रहा था कुछ? Someone else was asking something. Are you there? फुल लेंथ देना शुरू किया? फुल लेंथ यस सर आज से स्टार्ट किया है। दे दिया?
हाँ दे दिया एनालाइज किया? सर, हाफ हो गया है। 60 क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए, 40 बचे। कि, कितना टाइम लगा 60 करने में? सर काफी टाइम लगा, ग्रुप में कर रहे थे, 4 घंटे लगे हैं। 8 क्वेश्चन? अरे मतलब आई डू रिकमेंड कि ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जनरली मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ आधे घंटे में हो गया, सो आई वाज रिकमेंडिंग कि 2 घंटा, लेकिन 4 तो सही में ज़्यादा है। तब तो फिर यस सर। इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं ग्रुप में। कट डाउन नहीं करो सर, टाइम और इधर ग्रुप उधर नहीं दोनों। हो रहा है बेसिकली। अच्छा, आप फिर मतलब पढ़ हाँ, के उसको पूरा डिस्कशन हो पढ़ने रहा है। लग जा रहे हैं? आप उसको पूरा हाँ, पढ़ने लग जा रहे हैं? यस ठीक सर, है। थोड़ा देख रहे थे, दो ओके। फ्रेंड्स हैं तो या फिर कोई क्वेश्चन समझ गलत हो गया। गया, उनका ठीक सही है, हो ठीक है, गया तब ठीक तो है। फिर इफ यू गोइंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आप पूरा पढ़ने लग जा रहे हैं तो फिर ठीक है। एल्स एनालिसिस इज, आप देखते हैं कि क्या गलत हुआ है। 4 सेंटेंस में से कोई एक था जो आपको नहीं पता था या आपने गलत कर दिया, वो एक सेंटेंस सिर्फ आप लिखेंगे अपने वो बुक में जिसमें आप अपनी गलतियां बना रहे हैं, राइट? यस सर। आप अपनी गलतियां नोट डाउन करते हैं, पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन आंसर्स नहीं लिखेंगे, केवल एक वो ऑप्शन जिसमें आपकी गलती हुई थी, एक सेंटेंस जो आपको गलत लगा था वो आप सिर्फ लिखेंगे। और एनालिसिस, जितना आप एनालिसिस में टाइम देंगे, समझिए वो वेस्ट नहीं जा रहा है। जनरली ऐसा लगता है भाई कुछ पढ़ लूँ कुछ कर लूँ, वो टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है, वो बहुत हेल्पफुल है वो टाइम जितना आप एनालिसिस में दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आइडियल टाइम इज, अगर आपका पढ़ के हो गया है और आप वापस से उसको मतलब जैसा आप कर रही हैं वैसा नहीं कर रहे, तो 2 घंटा पेपर, और उसके बाद 2 घंटा आप एनालिसिस, कम से कम 2 से ढाई घंटा एनालिसिस, इतने में अच्छा है। अगेन राइट रॉन्ग का रेशियो मैं हर बार बताता रहता हूँ। आप मार्कआउट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मार्क्स क्या आ रहा है वो नहीं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अलग अलग कलर के पेन्स यूज करिए वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। पहले 30 क्वेश्चन जो आप 100% श्योर हैं उसको अलग तरीके से मार्क करिए, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन अलग तरीके से मार्क करिए, जो एकदम रैंडम जा रहे हैं उसको अलग तरीके से मार्क करिए। फिर फाइनल आउटपुट देखिए कि आपके जो पक्के पक्के वाले थे उसमें से कितने गलत हो रहे हैं, 4 5 6 8 क्यों हो रहे हैं, उनको साइड में लीजिए। और 60-30 का रेशियो रखिए कम से कम कि 60 सही 30 गलत, और 100 मार्क्स, दिस शुड बी योर टारगेट। एनालिटिकली जाइए, ये एनालिसिस करने का तरीका है। ऐसे करेंगे तो कम से कम अपनी गलतियां पता चलेंगी। 60 में से अगर आप 50 क्वेश्चन तक भी पहुंच जा रहे हैं तो उम्मीद रखिए 10 की अभी भी बेटर करने का ऑप्शन है। 50 क्वेश्चन अगर आप 100 में से सही कर ले रहे हैं तो और 10 बेटर करने के चांसेस बहुत हाई हैं। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोग थे मुगल पे, शुरू कर दिया था ना, राइट? हाँ सर, मौर्यन शुरू कर दिया था। और शुरू कर इसमें दिया वो था। पढ़ने थे, एडिक्ट्स पढ़ने थे। एडिक्ट्स सारे रट लो, सिंगानिया में जो दिए हैं। मैं 1 मिनट, व्हेन वील स्टार्ट द सेशन, मौर्य के एडिक्ट्स तो मैं कराऊंगा अलग से। किसमें किसमें क्या लिखा है वो भी रट लो। 12-13 सर, एडिक्ट्स है ना, पहले दूसरे तीसरे चौथे में क्या लिखा है सब रटना। यस। सर जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा एंशियंट का, उसमें आप स्टार्टिंग से कराओगे कि फिर मॉडर्न से नहीं, कंटिन्यू स्टार्टिंग करेंगे? से, अगेन नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से वापस स्टार्टिंग। दिस इज जस्ट डेमो टाइप चीज़ है, हम वापस से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्चुअली एक और फायदा ये हो जाता है, जैसे मेडिवल में तो यार काफ़ी करा दिया था, इसमें वापस से आपका हो जाता है। प्लस एमसीक्यू लेके आएंगे तो वापस से एक बार हो जाएगा। फिर अभी टाइम भी है, वापस से किसी दिन सिंगल डे ले लेंगे, जैसे मॉडर्न का लिया था 2-3 दिन में हमने वापस से पूरा मॉडर्न कराया था। सेशन खत्म होने के बाद वापस से फुल डे कराते थे। 3-4 रिवीजन तो हमने आपके करा देंगे इफ़ यू डिलीजेंटली फॉलो जस्ट अस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स बेसिक वाले, उसके 3-4 रिवीजन हमारे साथ ही हो जाएंगे आपके। ओके। एडिक्ट्स पे जाना था। एडिक्ट्स हमको सारे रटने हैं, किसमें क्या कीजिए। एडिक्ट्स के ऊपर अब डीप में भी जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने वो रानी अशोक का क्वेश्चन पूछ लिया था, कंगनहल्ली वाला। तो किस एडिक्ट में क्या लिखा है, रॉक माइनर मेजर कहाँ है, शहर के नाम सब कुछ रटना है और हम रट लेंगे। यस सर। चलो हम आ जाते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र तक कर लेंगे, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक विच इज बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल कंडीशन बोल दिया, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, सब कुछ जो भी बोले अर्थशास्त्र में यस डाल दो। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें अर्थशास्त्र में और घुस के अंदर पूछ लिया था, राइट, कि अर्थशास्त्र में दिया क्या रिगार्डिंग स्लेव्स एंड समथिंग। अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन आया यस सर, हुआ है। यस सर, वो यस सर, या फ्री कर दिया। जो इट्स स्लीव वेरी रहते हैं, यस सर। वेरी रैंडम क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अंदर जाके पूछ लेगा। और आई डोंट नो किसी ने उसको मतलब सिलेबस से पढ़ा होगा, वहां पे जाके आपको मैनेज ही करना था नहीं उसको, सर। आपको इंटेलिजेंट गेसिंग लेना होगा, पढ़ना तो मेरे ख्याल से वो। अब अगर वो देख के आप अर्थशास्त्र पढ़ने बैठ जाए, नॉट रिकमेंडेड।
इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, इसको रट लो। पहला तो कि जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन है, दूसरा किसने बनाया इसको, रुद्रदामन ने बनाया एक इंस्क्रिप्शन। सर आपकी ऐसे आवाज बहुत नहीं आ सारी रही चीज सर। आवाज आ रही है। आ रही है। आई थिंक द प्रॉब्लम माइट बी आई ऑन योर थिंक साइड। या आप वो बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज है। ओके ठीक है, तो हमें अर्थशास्त्र पे जूनागढ़ रट लो अच्छे से। इसका आपको बहुत बार बार हर जगह हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आई एम he is ऑडिबल। audible. या लेट मी Shaikh राइट इन द Shafi, ग्रुप। he's audible. Sir is audible. I think he won't be I'll able put it to in hear the group. even. I'll put it in the group. Okay, I have put it in the group. Now let's resume. I was on जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, बहुत फेमस है, और इसको रट लो। बनाया किसने है, रुद्रदामन ने बनाया। 150 एडी, साल भी अच्छे से रट लो, दिमाग में बिठा लो यहीं पे। 150 एडी, जिसको आप कहते हैं 150 सीई, ध्यान से रट लो, दिमाग में बिठा लो। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन 150 एडी एंड रुद्रदामन। रुद्रदामन। चलो मैं सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। रुद्रदामन ये कौन से मतलब कौन सी डायनेस्टी का होगा सर उस टाइम? सातवाहना तो नहीं होगा क्यों? गुजरात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये आई थिंक ये वेस्टर्न क्षत्रप है। शक रूलर है, शक वेस्टर्न क्षत्रप है। शक रूलर, अच्छा, वेस्टर्न क्षत्रप। ओके वेस्टर्न क्षत्रप, शक रूलर। इंडियनाइज कर गए हैं यहाँ पे रुद्रदामन के नाम से, दे हैव इंडियनाइज्ड। जैसे यस सर। कडप्सस चल रहे थे एंड देन वी हैव कनिष्का, इंडियनाइज कर गए। इसी के साथ लेट मी आस्क, शाहरुख कॉइंस कौन लेके आया था? दोज हु हैव अटेंडेड द मेडिवल एमसीक्यू सेशन, शाहरुख कॉइंस कौन लेके आया था इंडिया में? शाहरुख कॉइंस, शाहरुख कॉइंस कौन लेके आया था इंडिया में? सर अकबर। अकबर दाम लेके आया था। आफ्टर दैट और कोई अटेंड नहीं कर रहा है मेडिवल सूबे का? बट चलिए, शाहरुख बाबर लेके आया था, बाबर लेके आया था, बाबर। शाहरुख बाबर लेके आया था। शाहरुख कॉइन सिल्वर थे या गोल्ड? सिल्वर। सिल्वर, गुड। दोज आर नॉट अटेंडिंग, प्लीज सवेरे के मेडिवल सेशन ज्वाइन करिए, आपके बहुत काम आएंगे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, ये वाला तो आ जाना चाहिए कि मेडिवल के मॉर्निंग में एमसीक्यू सेशंस चल रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा ही जो मेडिवल का लेक्चर सीरीज ली थी रिवीजन की, उसी के बाद हम प्री सेशंस लेके आए हैं एमसीक्यू के। इसी के बाद मॉर्निंग 10 AM के आसपास शुरू होता है, रात में मैसेज आ जाता है। 10 बजे के आसपास शुरू होता है। सर अभी ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ये एनसीईआरटी नहीं, ये एक रैंडम पीडीएफ है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सी दिस इज नो कोई ऐसा अलग से सोर्स नहीं है, वही एनसीईआरटी का ही कंटेंट है इसमें, बस एक जगह सब जमा किया हुआ है। हम वी विल प्रोवाइड इट टू यू लेटर। कोई अलग से ऐसी कोई बुक नहीं है। सो लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन, जिंदा पीर किसको कहते हैं? हु इज जिंदा पीर? वही जिंदा पीर जिंदा पीर औरंगजेब, सही राइट। औरंगजेब, औरंगजेब जी सर। औरंगजेब इज जिंदा पीर, गुड वन। तो अटेंड करते रहिए, लगता है एक और रिवीजन सेशन लाना पड़ेगा मेडिवल का। 2 दिन पढ़ाई, 2 दिन पहले पढ़ा, बोल के बताया था कि शाहरुख कॉइंस देख के अकबर मार देंगे, कॉइन तो अकबर लाया होगा। चलो ठीक है, इसीलिए मेडिवल में इंसिडेंट ऐसा है। yes. नहीं होता है याद, नहीं होता है। चलो, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का 150 एडी, साल बोला था याद कर लो, 10-15 मिनट बाद फिर से पूछूंगा साल कौन सा है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम फॉर इरिगेशन बाय पुष्यगुप्त। ये एक डैम का कंस्ट्रक्शन है, एक सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन है इन गुजरात। उसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि किसने किसने कंस्ट्रक्ट कराया है सुदर्शन लेक को। 3-4 जन ने कराया है उसको, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। बस ध्यान में रख लो Rudradaman is also involved in the construction इन्वॉल्व of इन, यस Sudarshan Lake. यस। आई थिंक सेकंड टाइम उसने कराया था, फिर गुप्त रूलर भी किसने कराया था,
फिर मौर्यों ने भी कराया था, बहुत सारे लोगों ने उसको बार बार रिनोवेट कराया सुदर्शन लेक को। गुड, चलो। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन 150 एडी में बनाया, और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम फॉर इरिगेशन बाय पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन था? अ प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उनका कोई लीनिएज का नहीं था, ही वाज अ प्रोविंशियल गवर्नर इन द स्टेट ऑफ अनर्थ एंड सौराष्ट्र। क्वेश्चन आ सकता है पुष्यगुप्त क्या उनकी लीनिएज का है? गुप्त वंश का कोई रूलर है? मौर्य लीनिएज का कोई रूलर है? नो, पुष्यगुप्त वाज अ प्रोविंशियल गवर्नर। It proves that this part of the Western India was included in the Mauryan Empire. यहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर का ये पार्ट था। असोसिएशन रीजनिंग में जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नर ने एक डैम बनवाया, फिर नीचे ये पहला स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 2 होगा कि चंद्रगुप्त का रूल गुजरात तक फैला हुआ था। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है? यस करता है, यहीं से पता चलता है। चंद्रगुप्त डिफीटेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द रूलर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर सेल्यूकस। सबको पता है, ये साल देख लो 305 बीसी। ये वाला इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस 150 एडी इज इंपॉर्टेंट। ये तो रट लो, जितने नाम आते हैं रट लो। मुद्र राक्षस ऑथर्ड बाय विशाख दत्त। राक्षस दत्त, राक्षस दत्त, राक्षस दत्त। मुद्र राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, रट्टा मार दो। मुद्र राक्षस ऑथर्ड बाय विशाख दत्त। और अब ये भी रटना है कि उस बुक में दिया क्या है। सो व्हेनेवर यू गेट टू नो अबाउट अ बुक और यू लर्न अ बुक, यू नीड टू नो उसके अंदर लिखा क्या है। आई मीन क्रक्स में कि किस चीज के ऊपर है, किसी किंग के ऊपर है, कोई स्टोरी है, कोई और कोई फेबल है, क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं जिसमें पूछ लेता है कि अंदर क्या दिया बुक के। समुद्र राक्षस ऑथर्ड बाय विशाख दत्त प्रोवाइड द वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को हटा के कर देगा अशोक पेपर में, और पूछेगा सही है गलत। तो रटना है कि मुद्र राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, और उसमें it provides information about the reign of Chandragupta Maurya, not Ashok, not Bindusar, Chandragupta Maurya. Dhundi Raja had written a commentary on Mudra Rakshas. Learn this as well. A statement will be given to you that Mudra Rakshas written by Vishaka Datta also consists of some commentary written by Dhundi Raj. Under the ignorance of not knowing this, हम इसको गलत करे चले आएंगे ना। धुंधीराज हैड रिटन अ कमेंट्री मुद्र राक्षस ना, ट्रू है सर। पर वो मुद्र राक्षस के अंदर नहीं है ना, विशाखा दत्त हैज पर्टिकुलरली रिटन मुद्रा राक्षस एंड देन धुंधीराज हैज लेटर रिटन इट इज अ कमेंट्री। यस, इट इज अ कमेंट्री, करेक्ट, इट इज अ कमेंट्री। तो ये अलग से उसके ऊपर लिखा गया है। हमें ये चीजें बहुत सारी मिलती है, जैसे इंडिका के बारे में सबको पता है, इंडिका इज नॉट अवेलेबल इन इट्स ट्रू फॉर्म राइट नाउ। कौन लिखा था इंडिका का राइटर कौन है? मेगास्थनीज। उसके ऊपर अलग अलग कमेंट्रीज जो की थी वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, और वहां से हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। धुंडीराज ने भी ऐसे ही कमेंट्री लिखी है मुद्र राक्षस पे। इन दिस ड्रामा चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ नंदराज। द बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त एज वृषल एंड कुलहीन। बिसाइड्स मुद्र राक्षस, टू अदर वर्क्स ऑफ विशाख दत्ता, देवी चंद्रगुप्तन एंड अभिसारी कवनचित काकतेन या अभिसारिका बंधितकम। रट लो इसको। दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम सुनने में आता है, बट देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस दोनों रट लो विशाख दत्त की। किसी को लगता है उसको सारी बुक्स याद है अभी? लगभग जो बुक्स में आती हैं कोई है जिसको लग रहा है उसको सारे याद है? सर मॉड इसकी सर एंशिएंट की यस। जैसे पनिनी ने कौन सी बुक लिखी है? पनिनी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत फेमस बुक है सर, वो तो बहुत बार कर लिया हमने, अष्टाध्याय। महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य सब पतंजलि में भी। यस, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई 3 बुक्स मैंने याद कराई थी। मुझे याद आ रहा है, एक का नाम बता दो। एक प्रियदर्शिका है, एक एन से है, एक एन प्रियदर्शिका है, एक एन से है और एक आर से है।
गुड। एनपीआर रटाया था ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आने वाला है। रत्नावली। एनपीआर, रत्नावली, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यस सर। अगेन इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हमेशा रटने के लिए कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, या तो लगता है कि मैं आज रट के 3 दिन तक 4 दिन तक याद रख सकता हूँ, तो अभी कर लो सारे, अभी कर लो, उसके बाद सीधा पेपर के टाइम पे उठाना। वो चॉइसेस आर योर्स, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको भरोसा है मैं 3-4 दिन तक याद रख लूंगा, एक बार रट लिया तो पेपर के टाइम पे उठाओ। पर ऐसा करते करते काफी चीजें जमा हो जाएंगी पेपर तक, ये भी याद रखना। जैसे माइंस एंड मिनरल्स के लिए भी मैंने कहा है ये, कुछ रिपोर्ट्स के लिए कहा है ये, जो आपको लगता है हाँ सीधा और फाइनल में तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। करते चलो। तो चलो बताओ फिर, रुद्रदामन ने कब बनाया था? रुद्रदामन ने अपना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कब बनाया था? क्या डेट? सो बीसी या एडी? गुड, एडी। चलो ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस लिखा है विशाखदत्त ने, और ये थोड़ी सी अननोन बुक जो भी है उसे लिखते उसे ये है अभिसारिका बंधितकम। ये तीनों बुक्स विशाखदत्त की हैं। ये सब चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में। मुद्र राक्षस किसके ऊपर है? किस किंग के ऊपर है? चंद्रगुप्त। चलो, अब विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु रिकॉग्नाइज्ड, ये देखो ये नाम रट लो, सैंड्रोकोट्टस एस चंद्रगुप्त मौर्य। सैंड्रोकोट्टस कौन है? सैंड्रोकोट्टस चंद्रगुप्त मौर्य है। उसने, विलियम जोन्स ने पता किया कि कुछ कुछ रेफरेंसेस कहीं कहीं पे दिए गए हैं, लिखा है सैंड्रोकोट्टस। वो सैंड्रोकोट्टस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आ जाएगा, सैंड्रोकोट्टस मौर्य अशोक है, सैंड्रोकोट्टस मौर्य, सैंड्रोकोट्टस अशोक है, सैंड्रोकोट्टस इज चंद्रगुप्त मौर्य। एंड एरियन एंड प्लूटार्च आल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज एंड्रोकोट्टस। सैंड्रोकोट्टस एंड्रोकोट्टस दोनों कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। सैंड्रोकोट्टस एंड्रोकोट्टस दोनों चंद्रगुप्त मौर्य है। जैसे अशोक अपने का ही नाम लिखता था, देवम प्यासी, प्रियदर्शिनी, राइट? तो वैसे ही सैंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस हैं, दोनों कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये रटने की जरूरत नहीं है कि विलियम जोन्स ने कौन सा बताया और प्लूटार्च ने कौन सा बताया, ठीक है। जस्टिन, अ ग्रीक राइटर, डिस्क्राइब्ड हिम describe the meeting of Sandrocotus and Alexander the Great. जस्टिन मोस्ट पॉसिबली, आई थिंक ये जस्टिन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं पे दैट ही मैरिड अ ग्रीक प्रिंसेस, राइट? सेलुकस निकेटर की बेटी से शादी की थी, एंड आई थिंक ये जस्टिन जो है ये उनका लड़का है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, उनके बेटे का नाम जस्टिन है। चलिए, a Greek writer describes meeting of Sandrocotus and Alexander, and William Jones thinks that this Sandrocotus is Chandragupta Maurya, and Plutarch thinks this Androcotus is Chandragupta Maurya. इसके कई सारे नाम हैं, Sandrocotus, Sandrocotus, Chandragupta Maurya. Greek writers have addressed Bindusar as Amitrochates या Amitrochates, whatever you pronounce it. तो Amitrochates कौन है? बिंदुसार। Sandrocotus चंद्रगुप्त मौर्य, Androcotus चंद्रगुप्त मौर्य, Amitrochates बिंदुसार। रटते चलो, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है नया इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा। As per the scholars, the Sanskrit form of Amitrochates is अमित्रघात या किलर ऑफ द एनिमीज। अमित्र, जो अमित्र हैं, मित्र नहीं है, उनका घात करने वाला। जैन टेक्स्ट कॉल हिम सिंहसेन। किसको? बिंदुसार को। नाम रटते चलो, एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, एमिट्रोचेट्स बिंदुसार, सिंहसेन बिंदुसार। इन जैन टेक्स्ट द मदर ऑफ बिंदुसार वाज दुर्धरा अकॉर्डिंग टू दिव्यदान। दिव्यदान बुक है, दिव्यदान, महादान, राइट? According to Divyadan, there was a revolt in Takshila in the time of Bindusar, for which he sent his son Ashok to suppress it. दिव्यदान बता दो मुझे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैनिस्ट टेक्स्ट है, संस्कृत टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट है ये? बुद्धिस्ट। एक ऐसा क्वेश्चन अभी, दान जिसके पीछे होगा ना मोस्टली वो बुद्धिस्ट होगा, जिसके भी पीछे DANA या DAN दान होगा वो मोस्टली बुद्धिस्ट टेक्स्ट होगा। और आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये इसमें सेंटर रोल जो है वो अशोक का है, कि अशोक गया था तक्षशिला में सप्रेस करने रिवोल्ट को, सो बुद्धिस्ट होगा। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कभी आपको
तुक्का मारना हो तो अगर पीछे दान लिखा है तो यू कैन गो विथ बुद्धिस्ट। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल ही आया था, राइट? एक जैन का भी आया था, एक बुद्धिस्ट का भी आया था कि कौन सा है। पिता का। यस, तो दिव्य दान जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे दिया नहीं है बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग राइटर्स के हिसाब से इन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के दूसरे नाम क्या है वो हम बस जान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, एनाइटोकस सेंट डेमाचुस एज एन एम्बेसडर इन बिंदुसार्स कोर्ट। ये भी फेमस चीज है, ये किंग था, उसने डेमाचुस को भेजा बिंदुसार के कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू प्लाइनी, किंग ऑफ टॉलमी टू, ये इजिप्ट के किंग थे, फेरोज जो उस टाइम के होते थे, उन्होंने डायोनिसस को भेजा था एज एन एम्बेसडर मौर्यस के कोर्ट में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेमाचुस, डायोनिसस ये सब मौर्य के कोर्ट में प्रेजेंट थे नहीं थे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते तो थे। लोगों ने पूरी दुनिया से इंपॉर्टेंट किंगडम से इंडिया में अपने एम्बेसडर्स को भेजा था। बिंदुसार डिमांडेड 3 आइटम्स फ्रॉम द रूलर ऑफ सीरिया। दीज आइटम्स वर स्वीट वाइन्स, ड्राई फिग्स एंड फिलोसोफर्स। ये 3 चीजें मांगी थी सीरिया से, स्वीट वाइन्स, ड्राई फिग्स एंड फिलोसोफर। एंटियोकस सेंट ऑल अदर थिंग्स एक्सेप्ट फॉर फिलोसोफर्स टू बिंदुसार। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये पता चलता है एंटियोकस कहाँ का था, सीरिया का था। अब इसी के साथ मुझे बताओ सिम्हसेन कौन है? बिंदुसार। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। गुड। तो हमने इस एक पैरा में क्या देखा है, हमने देखा जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो 150 एडी में होता है, पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो कि चंद्रगुप्त के लीनिएज का नहीं था, उसका एक प्रोविंशियल गवर्नर था। मुद्र राक्षस नाम की एक बुक हमने देखी जो विशाखदत्त ने लिखी थी, उसमें चंद्रगुप्त के मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। फिर हमने देखा विशाखदत्त ने और भी बुक्स लिखी हैं, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका बंधितकम। हमने देखा कि धुंधीराज नाम के एक इंसान ने कमेंट्री की है मुद्रा राक्षस पे। चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ जाना कि इस बुक में दिया गया है, चंद्रगुप्त को डिस्क्राइब किया एज द सन ऑफ नंदराज, वृषल और कुलहीन। ये तीनों किसको रेफरेंस के लिए? चंद्रगुप्त के रेफरेंस के लिए। फिर हमने अलग अलग नाम देखे, सेंड्रोकोटस दोनों चंद्रगुप्त मौर्य है। एमिट्रोचेट्स ये बिंदुसार है, सिम्हसेन बिंदुसार है। हमने देखा कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग किंगडम से मॉडर्न्स के पास एम्बेसडर्स भेजे गए थे। डेमाचुस, डायनोसस, इन लोग, ये दोनों एम्बेसडर्स थे जो अलग अलग जगहों से मॉरियंस की कोर्ट में बैठते थे। एक पैरा का क्रक्स यही है। वापस एक बार बता देता हूँ, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का 150 एडी नॉट बीसी किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। इसी से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम जो है, जो एम्पायर जो है वो गुजरात तक फैला हुआ था। अलग अलग रीजन्स में कैसे कैसे फैला था ये हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। एक बुक के बारे में पढ़ा, मुद्रा राक्षस नाम है, विशाखदत्त ने लिखा है। और भी बुक्स लिखी विशाखदत्त ने, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका बंधितकम। उसके ऊपर कमेंट्री की है धुंडीराज ने। उस बुक में क्या दिया है, चंद्रगुप्त को बताया है नंदराज का बेटा, वृषल और कुलहीन भी बोला गया है उसे। विलियम जोन्स ने बोला कि सेंड्रोकोटस दोनों चंद्रगुप्त है। जस्टिन ने बोला कि एमिट्रोचेट्स जो है वो बिंदुसार है, सिम्हसेन जो है वो बिंदुसार है, और दो डेमाचुस और डायनासोरस नाम के दो हमने एम्बेसडर्स देखे जो मॉरियंस के कोर्ट में बैठते थे। आई थिंक दिस मच वाज इनफ। 2 बार आपने सुन लिया, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट एविडेंस, अशोका वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ अवंती during his father's reign. Avanti is Ujjain. Except Assam and deep south, entire India was under the Ashok's empire. Ashok sat on the throne, बहुत important साल है, 269 BC। अशोक जो है वो 269 BC में गद्दी पे बैठता है। In his inscriptions everywhere he is called Devampiya या Devampiyadasi, which means beloved of the gods। सभी को पता है ये। अशोक announced the logical and practical धम्म नीति। ये क्या है? ये लाइफ, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन का या जीवन जीने का तरीका समझ सकते हैं कि सब कुछ धर्म के हिसाब से होगा या धम्म के हिसाब से होगा। धम्म नीति टू बी फॉलोड बाय हिज pupils easily। Ashoka's Dhamma is based on the ethical principles which were not related to any community but declared for the welfare of the humanity। ये कोई एक रिलीजन या कम्युनिटी को लेके नहीं था, बट इट वाज इन जनरल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। काम का इतना नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिन्हलीज फोकलोर, सिन्हलीज क्या है? ये सिन्हलीज किन लोगों को कहते हैं? सिन्हलीज
श्रीलंका श्रीलंका के नेटिव श्रीलंका, यस, एथनिक या नेटिव श्रीलंकन्स को सिन्हलीज कहते हैं। दीपवंश, महावंश, अब अगेन ये चीजें देखो कि दीपवंश महावंश इंडियन टेक्स्ट नहीं है, आई मीन अभी के पॉलिटिकल इंडिया में नहीं, ये श्रीलंका में फेमस हुए थे। दीपवंश एंड महावंश आर सिन्हलीज फोकलोर। तो अगर इसको श्रीलंका करके पेपर में दे दिया कि ये श्रीलंका में इनका ओरिजिन है, तो हमें गलत करके नहीं आना है कि नहीं हमने तो पढ़ा है बुद्धिस्ट तो पूरा इंडिया से निकला है। दीपवंश महावंश दे आर सिन्हलीज फोकलोर, एंड अगेन बुद्धिस्ट तो है ही। और थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड इन दी पाटलिपुत्र। सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ था? काले अशोक ने करवाया था सर, वहाँ वल्लभी वैशाली। फर्स्ट Yes, काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगृह, किसने करवाया था? आजाद क्षेत्र। अजातशत्रु। ठीक है, फिर तो फोर्थ काउंसिल भी पता होगा। कनिष्क, कश्मीर, कश्मीर, मोगलीपुट्टतिसा, नहीं उसमें था वो वासुमित्र, थर्ड सॉरी। था, वासुमित्र। टिस्सा इसमें था। अब अगेन मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, मैंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ कि ये पूरी सीरीज है जिसमें पूरा एंशिएंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक दिया हुआ है। मुगालिपुत्र टिस्सा, वहां से मुझे पता चला था मुगालिपुत्र टिस्सा जो है ये अशोक का भाई था, was the brother of Ashok. First he converted to Buddhism and then he invited Ashok. बहुत ही अच्छा स्टोरी है that how he converts or how he accepts or embraces Buddhism would be the right way to say it. तो if you get time वो एक एपिसोड जरूर देख लेना, if I find it मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि how मुगालिपुत्र टिस्सा he accepts or embraces Buddhism. I'll put हाँ it सर, in the यही group. तो एक एपिसोड इन्फ्लुएंस जरूर करता है देखना। सर अशोक को। Yes, ये मुगलीपुट्टतिसा ओनली। yes. वो एपिसोड देखना जिसमें टिस्सा कैसे बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है, हाउ टिस्सा एम्ब्रेसेस बुद्धिज्म, वो पार्ट बहुत अच्छा है। I'll put in the group. एक एपिसोड देख लेना। तो बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं। मुगालिपुत्र टिस्सा वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल। Ashokan inscriptions describe the history of Ashoka properly. The inscriptions can be divided into three classes. एक है rock, एक है column, एक है cave. Column यानी अपना shaft जो होता है जिसे हम pillar भी कहते हैं, right? Rock inscription is the group of 14 various inscriptions which were found at 8 different places. Please understand this. रॉक इंस्क्रिप्शन बोला तो 14 इंस्क्रिप्शन बोला तो एक जगह पे एक इंस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं है कि एक रॉक है जूनागढ़ में या एक रॉक है साउथ में कहीं कंगनहल्ली में और वहां पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा है, तो दूसरा इंस्क्रिप्शन वाराणसी में लिखा है, तीसरा इंस्क्रिप्शन मथुरा में लिखा है, ऐसा नहीं है। एक ही रॉक पे कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे होते थे। तो 8 ऐसे डिफरेंट जगहों पे रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसमें टोटल 14 इंस्क्रिप्शन है। तो ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे 6 लिखे हैं, किसी दूसरी जगह पे भी 7 लिखे हैं, लेकिन 4 पिछले वाले थे और 3 कोई नए हैं। अब इसमें से 4 उठा के किसी चौथी जगह है और 5 और नए डाल दिए, ऐसा हो सकता है। टोटल 14 इंस्क्रिप्शंस थे और 8 डिफरेंट जगहों पे थे। नाम रट्टा मार लो, शाहबाजगढ़ी, मनशेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी, सोपारा। अभी रट्टा मारो, अभी पूछता है, ये दबा के पूछता है। ये हैं रॉक इंस्क्रिप्शंस, शाहबाजगढ़ी, मनशेरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी, सोपारा। दिस सोपारा इज someone is around from Maharashtra. ये नाला सोपारा है। अब ये रख दिया गया है चर्च गेट में, एक म्यूजियम है, वहां पे रख दिया गया है इस इंस्क्रिप्शन को। गिरनार का आधा इंस्क्रिप्शन गिरनार में है, आधा दिल्ली में रख दिया गया है नेशनल म्यूजियम में। चलो रट्टा मारते हैं। गिरनार सबको पता है, 8 ही जगह रटनी है, ज्यादा नहीं है। गिरनार सबको पता है, गिरनार सबको पता है, ठीक है। सोपारा भी अब याद हो गया, नाला सोपारा। 2 हो गए। एक कलसी कर लो, कलसी कर लो, कलसी। गिरनार हो गया, कलसी हो गया, सोपारा हो गया। इन तीनों को ले लो। धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी, धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी, धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी, धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी। बचता एक शाहबाजगढ़ी, मनशेरा, शाहबाजगढ़ी, मनशेरा। चलो गिरनार सबको पता है। गिरनार के बाद हमने किया था सोपारा, है ना, गिरनार, सोपारा के साथ हमने कर लिया कलसी।
कलसी, गिरनार सोपारा कलसी। अब कर लेते हैं हम धौली जोगड़ा येरागुड्डी, धौली जोगड़ा येरागुड्डी, शाहबाजगढ़ी मनशेरा, शाहबाजगढ़ी मनशेरा, शाहबाजगढ़ी मनशेरा। 8 ही रटने हैं। वापस शुरू किया था हमने गिरनार से, अब इसके बाद वाले में थोड़ा खुद से ट्राई करना। गिरनार, गिरनार के बाद हमने देखा था सोपारा, नाला सोपारा, पता है ये जो जगह पता है पहले वो, फिर एक कलसी कर लेते हैं। गिरनार सोपारा कलसी कर लिया। अब डीजे वाई, डीजे वाई, वाई डीजे क्यों है डीजे, डीजे वाई, धौली जोगड़ा येरागुड्डी, वाई डीजे, शाहबाजगढ़ी और मनशेरा। कुछ निमोनिक बनाना तो एक तो ये एसएमएस का बन जाएगा, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा और सोपारा, और ये वाई डीजे क्यों है डीजे, धौली जोगड़ा येरागुड्डी जीके, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा, वाई डीजे, डीजे वाई क्यों है डीजे, धौली जोगड़ा और येरागुड्डी। अब बचता है गिरनार और कलसी। नाउ आई वांट यू गाइस टू रीड इट थ्राइस और फोर और एटलीस्ट 4 टाइम्स। उसके बाद जाके ना मेन ग्रुप में कमेंट में लिखो 8 के 8। आई पुट अप द क्वेश्चन, सारे जन जाके वहां पे जाके लिखो। एक बार लिख के और 2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर बस 1-2 रिवीजन लगेगा बाद में और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और 3-4 बार उसको रीड करते रहो। एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा, एसएमएस, इसके बाद वाई डीजे क्यों है डीजे, डीजे वाई, धौली जोगड़ा येरागुड्डी, फिर जी के कलसी गिरनार। दूसरे का नहीं पढ़ना है, सीधा अपना लिख देना। चलो जिसका हो गया कमेंट मारो, एक बार और करा देता हूँ। एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनशेरा सोपारा। अब इसके बाद आता है डीजे वाई क्यों है डीजे, वाई डीजे, धौली जोगड़ा येरागुड्डी, गिरनार कलसी, जीके जनरल नॉलेज जीके, एसएमएस वाई डीजे क्यों है डीजे, गिरनार कलसी जीके। चलो जाओ राइट इट डाउन ऑन योर ओन। 8 यहीं रट के हो जाएगा, यहाँ हम रटने आए हैं। लिखो, मेन ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, कमेंट योर आंसर्स डाउन। 8 है, 8 के 8 के नाम लिखो। गुड, दूसरे का बिना देखे खुद से। छोटा सा निमोनिक भी बन गया। एसएमएस है, फिर क्यों है डीजे, वाई डीजे और जीके। 8 हो गए, ज्यादा नहीं है। लिखो, शफात जहांगीर तुम्हारे में 2 कम है भाई। चलो, आई कैन सी ओनली 4। बाकियों को याद नहीं हुआ क्या? गुड, तारा बढ़िया किया। ये एसएमएस डीजे वाई केजी जीके, ओके गुड, गुड वन। एसएमएस डीजे वाई, वाई डीजे क्यों है डीजे और केजी। आई वुड एक्सपेक्ट अदर्स एज वेल। रट के हो गया तो लिख दो, लिख के 2 बार और पढ़ लो और हो गया काम। एसएमएस वाई डीजे क्यों है डीजे और केजी जीके, केजी जीके। रट लो, यही रट लो, पेपर में आता है। अब इसके बाद एक और चीज करानी है।
चलो लिख दिया, कितने आए भाई? बाकियों को याद नहीं हुआ? अपूर्व, जहांगीर, प्रति, तारा का आया है। व्हाट आर अदर्स डूइंग? केशव, आयुषी, हर्ष। हेलो सर, मैं पहले दिन आ जुड़ा हूँ, तो जो पहले वाला क्लास होगा वो कहीं मिल सकता है क्या? एक हमने रिकॉर्डिंग्स रखे हैं और दिस इज जस्ट अ डेमो सेशन। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये डेमो सेशन है। आपको आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसमें आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स मिलेगा। ये पहला दिन है आपका, तो दिस इज जस्ट अ डेमो सेशन जो कल भी चलेगा। इसके बाद हम प्राइवेट ग्रुप पे शिफ्ट करेंगे। ये वाले सेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम थोड़े समय में, जैसे ये खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर दिस डेमो सेशन यू कैन ज्वाइन the course. This is a revision session and an active revision session where you guys get to speak to learn. ठीक है, हम एंशिएंट कर रहे हैं। हम इसके पहले मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। थोड़े समय बाद वापस से उन कोर्सेज को लेके आएंगे। मेडिवल मॉडर्न के मेडिवल के हमने रिवीजन कोर्स खत्म करने के बाद अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं। इसका भी हम कोर्स खत्म करने के बाद एमसीक्यू करेंगे और डाल दिया है बहुत सारे लोगों ने। चलिए ठीक है, एक बार और मैं वापस बोल देता हूँ। आर यू हैव रिटन आई थिंक लेस 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है। वेर आर 2 अदर्स? एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनसेरा, एसएमएस शाहबाजगढ़ी मनसेरा सोपारा। फिर वाई डीजे, क्यों है डीजे? डीजे वाई, धौली, जौगड़ा, येरागुड्डी और फिर केजी, कलसी, गिरनार। अब देखो, अब सिविल सर्विसेज और एक स्टेप आगे जाके स्टेट्स भी पूछता है। ठीक है, किस स्टेट में क्या है? शाहबाजगढ़ी नाम से लग रहा होगा, दिस इज इन पाकिस्तान। मनसेरा इज इन पाकिस्तान। ठीक है, शाहबाजगढ़ी मनसेरा दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। शाहबाजगढ़ी मनसेरा पाकिस्तान। सोपारा, नाला सोपारा मैंने जैसे कहा महाराष्ट्र में है। गिरनार सबको पता है जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, येरागुड्डी कहाँ है? येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। जौगड़ा और धौली, डीजे कहाँ लगा है? डीजे लगा है उड़ीसा में। और पूछ रहा है क्यों आंध्र प्रदेश? वाई आंध्र प्रदेश, डीजे वाई आंध्र प्रदेश पूछ रहा है। तो धौली और जौगड़ा डीजे लगा है उड़ीसा में। सोपारा सबको पता है महाराष्ट्र में। गिरनार सबको पता है गुजरात में। कलसी रट लो, कलसी है उत्तराखंड में। कलसी है उत्तराखंड में। शाहबाजगढ़ी मनसेरा तो पाकिस्तान में है। येरागुड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अब मैं रैंडमली पूछूंगा, उसमें बताओ कौन सा कहाँ है। या एक बार और वापस बता दूं, डीजे कहाँ लगा है? डीजे उड़ीसा में लगा है। तो धौली और जौगड़ा जो है वो है उड़ीसा में। सोपारा महाराष्ट्र में, नाला सोपारा। कलसी उत्तराखंड में। शाहबाजगढ़ी मनसेरा पाकिस्तान में। क्या बचा? येरागुड्डी आंध्र प्रदेश। कलसी उत्तराखंड में है। गिरनार गिर तो सबको पता है ना, गिर के जंगल, गिर के पहाड़, गिरनार पहाड़, तो वो गुजरात में है। कलसी जो है वो उत्तराखंड में है। एसएमएस का एसएम जो है शाहबाजगढ़ी मनसेरा पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में है। सोपारा, नाला सोपारा महाराष्ट्र में। डीजे कहाँ लगा है? डीजे उड़ीसा में लगा है। धौली और जौगड़ा और येरागुड्डी आंध्र प्रदेश में। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। कौन से एडिक्ट्स पाकिस्तान में? जवाब दो। पाकिस्तान में कौन से एडिक्ट्स हैं? मनसेरा और शाहजहां। आई पुट इन द ग्रुप, कमेंट मार दो। ताकि याद हो जाए। पाकिस्तान में कौन सा है? मनसेरा, राजगढ़ी मनसेरा। तो ये धौली एंड नाम से ही जौगड़ा, पता चलता है। यस, नाम से ही पता चल जाता है। धौली एंड जौगड़ा ये कौन से स्टेट में है? धौली एंड जौगड़ा कौन से स्टेट में है? धौली एंड जौगड़ा कौन से स्टेट में? गुड, उड़ीसा। डीजे लगा है उड़ीसा में। धौली जौगड़ा उड़ीसा। ओके, अब इसके बाद येरागुड्डी कहाँ है? येरागुड्डी आंध्रा, एपी। कलसी उत्तराखंड। गुड, चलो ठीक है, हो गया, याद हो गया? 8 याद हो गए? गुड।
अब आ जाओ, और जानकारी लगेगी इनके बारे में। इनकी लैंग्वेज क्या है, लिखी जाने वाली लैंग्वेज क्या है, जहां पे जो भाषा बोली जाती है, जहां पे जो भाषा समझी जाती है, वहां पे उस भाषा में अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, जहां जो चलता है वही वही, ताकि लोगों को, मेन मोटिव था लोगों को समझाने का, तो जहां जो भाषा चलती है वहां पे उसे समझाया। तो ज्यादातर जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडिया में आम लोगों को वही समझ में आता था। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी और मनशेरा, ये खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में समझेगा, स्क्रिप्ट जो है वो खरोस्ती में है। शाहबाजगढ़ी और मनशेरा करंटली इन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके। ठीक है, और ज्यादातर जो है वो प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। खरोस्ती में केवल दो हैं, शाहबाजगढ़ी और मनशेरा, ये दोनों खरोस्ती में है। एक इंस्क्रिप्शन है जो रूइन हो चुका है, क्योंकि वो कांधार में है था, तो तालिबान ने उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो था अरामिक स्क्रिप्ट में, अरामैक स्क्रिप्ट में, जो कि कांधार में मिलता था। अरामैक तक्षशिला में मिलता था, तक्षशिला में मिलता था। और शरीकुना जो कि कांधार इंस्क्रिप्शन है, इट इज बाइलिंगुअल, ग्रीक और अरेमिक दोनों। दिमाग में रखा लो, बाइलिंगुअल कौन सा है, कांधार, ग्रीक और अरेमिक, क्योंकि हमें पता है वो वाले पार्ट में नए इंडो ग्रीक्स बसे हुए थे, तो वहां पे ग्रीक और अरेमिक दोनों चलता था। तो ग्रीक अरेमिक। बाइलिंगुअल कौन सा है, एक नया इंस्क्रिप्शन रख लो, ये कांधार इंस्क्रिप्शन है। ये जो है ये बाइलिंगुअल था, ग्रीक और अरेमिक दोनों में लिखा हुआ था। अरेमिक में कौन सा था, तक्षशिला में अरेमिक था। खरोस्ती जो हमने दो पढ़े थे पीओके में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो दोनों शाहबाजगढ़ी और मनशेरा। बाकी सारे ब्राह्मी प्राकृत। डन। मैं सवाल डालता हूं, अरेमिक में है तक्षशिला वाला, कांधार वाला है ग्रीक और अरेमिक में, शाहबाजगढ़ी मनशेरा जो है वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में। अब मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, चलिए। चलिए, धौला एंड जोगड़ा आर इन विच स्क्रिप्ट, क्वेश्चन डाला है, कमेंट डाउन योर आंसर्स। धौला और जोगड़ा कौन से स्क्रिप्ट में है, धौला और जोगड़ा कौन से स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी। गुड, ब्राह्मी। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद प्राकृत। प्राकृत जो है वो लैंग्वेज है, ब्राह्मी जो है वो स्क्रिप्ट है। नाउ टेल मी अबाउट I'm typing the question. शाहबाजगढ़ी का कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है, शाहबाजगढ़ी कौन से स्क्रिप्ट में है? खरोस्ती। गुड, खरोस्ती स्क्रिप्ट में। बाइलिंगुअल कौन सा है, विच एडिक्ट इज बाइलिंगुअल? कांधार। शेरेकुना। गुड। तो यहां से कोशिश करना है कि आप रट के जाएं, याद हो जाए यहीं पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने काफी समय डाला क्योंकि ये जरूरी था रटना, तो आगे बढ़ते हैं। अशोक बिल्ड द फर्स्ट हॉस्पिटल इन हर्बल गार्डन इन इंडिया। हॉस्पिटल तो चलो मार लोगे, हर्बल गार्डन याद रखना। अगर 2-3 ऑप्शंस में दिए हो कि अशोक ने क्या क्या बनाया, तो उसमें हर्बल गार्डन को उड़ा मत देना। उसने हर्बल गार्डन भी बनाया, बगीचे भी बनाए। अशोक बिल्ड द फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन इन इंडिया। ही एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन्स एंड गार्डन्स फॉर द growing of medicinal herbs, जो ऊपर बताया। He also organized digging of wells and planting of tree for shades. Sri Lanka was not the part of Ashoka's territory. The second inscription of Ashok clarifies that Chola, Pandya, Satyaput, Kerlaput and Tamraparni were not the part of Mauryan. कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है ये? सेकंड। हमने इसको कहीं और भी पढ़ा हुआ है, हमने इसे रटा है इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि किसमें क्या दिया है।
सेकंड इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि चोलास, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलापुत्र जो हैं ये साउथ में है और इन पे अशोक का राज नहीं है, या मौर्य एम्पायर जो यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करता। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? सेकंड इंस्क्रिप्शन है, याद रखना। सेकंड इंस्क्रिप्शन, सेकंड इंस्क्रिप्शन में बताया साउथ के बारे में। और इससे एक और याद कर लो, ताम्रपर्णी। यस सर, ये सेकंड इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे, कौन सी जगह पे है सर? मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंस्क्रिप्शन है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक जगह एक पत्थर पे लिखा है। हर जगह जो उन लोगों ने लिखा है उसमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। यू गेटिंग मी? एक पत्थर लगा दिया ना, एक बड़ा सा रॉक मैंने लगा दिया, सर यानी वो सेम पत्थर जो है वो हर बहुत सारी जगहों पे सेम इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी जगहों पे। यस, बेसिक स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है, मतलब लिखा हुआ जो अंदर मटेरियल है, बस डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में अलग अलग जगह पे लगवा दिया सेम ही चीज को। हाँ, अब इसमें ये हो सकता है कि कुछ दो चीजें इस स्क्रिप्ट में मिसिंग है और दूसरे वाले में लिखी हैं। यस, बट ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अगेन यू आस्क्ड, गुड। अब जिसको नहीं समझा वापस से समझ लो। मैंने लगाया है जूनागढ़ में एक पत्थर, इसका तो ऐसा नहीं है कि एक इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ में है, नहीं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है और सेम ही मैंने उठा के दूसरी जगह लिखा होगा। एक ही पत्थर पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो सेकंड इंस्क्रिप्शन में उसने कहा है कि ये वाले जो रीजन है, ये साउथ का जो रीजन है वो ये लोग कमांड करते हैं। चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलापुत्र और ताम्रपर्णी। और ये रट लो कि ताम्रपर्णी क्या होता है? श्रीलंका होता है। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स में फर्क समझिए। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, एक इंस्क्रिप्शन एक एडिक्ट नहीं है, एक ही एडिक्ट में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। चलिए, वर नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न रील, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज स्टेजेस। ठीक है, सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ऑफिशियल्स जो कई बार पूछा जा चुका है, ये वो दिया है। युक्ता होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। रजुका was a category of officials in the rural areas which worked as surveyors। तो रजुका गांव खेड़े के ऑफिसर्स होते थे जो सर्वे करते थे, कितना प्रोडक्शन हुआ या कोई प्रॉब्लम है, नहर लानी है, किसने पानी लिया नहीं लिया, वो सब रजुका करते। प्रादेशिका was a टॉप ऑफिशियल, पता भी चलता है प्रादेशिका पूरे प्रदेश का ऑफिसर है ना। फॉर टॉप ऑफिशियल ऑफ द डिवीजन इट कैन बी कंपेयर्ड विद द करंट डिविजनल कमिश्नर। दे यूज्ड टू परफॉर्म जुडिशियल वर्क आल्सो। ठीक है, द कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स वाज कॉल्ड सरथवाह। ये सरथवाह क्या होता है? एक पूरा कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स विच इज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। ठीक है, सरथवाह क्या होता है? एक कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स। सरथवाह जा रहा है, जिसको आप समझ लो कारवां जिसे कहते हैं आज के, कारवां जा रहा है, सरथवाह। सारनाथ पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक। ऑन टॉप ऑफ दिस पिलर द शेप ऑफ लायन इज बिल्ट which is the symbol of power. A replica is taken by the Indian government as its national emblem. ठीक है, कहाँ से लिया है? सारनाथ और सांची में कंफ्यूज, सारनाथ पिलर से लिया है। These pillars are the best example of modern architecture. ठीक है, in 1837 James Prinsep became the first scholar who deciphered the Ashoka's inscription in Brahmi. The edicts in Brahmi script mentioned a king Devampiya पियदासी which Prinsep initially assumed was the Sri Lankan king, पर बाद में पता चला तो हर जगह वो अपना नाम अशोक नहीं लिखता था, देवमपिया लिख देगा, कहीं पियदासी लिख देगा, कहीं अशोक भी लिख देगा, अन्य अशोक लिख देगा। तो पहले ऐसा लगता है सब अलग अलग राजा हैं, तो इनको लगा, जेम्स प्रिंसेप को लगा कोई श्रीलंकन राजा जिसने यहाँ पे बनवाया होगा, पर ऐसा नहीं है, इट वॉज अशोक। द फैक्ट वॉज रिवील्ड दैट अकॉर्डिंग टू सिंघली हरसे here से दीपवंश एंड महावंश द सोब्रिकोट was used for अशोक। तो ये जो जितने भी नाम थे ये सारे अशोक के लिए थे। कैसे पता चलता है? यहाँ पे लिखा है देवमपिया या पियदासी, और दीपवंश महावंश में भी लिखा है कि देवमपिया और पियदासी जो है वो अशोक ही है। यहाँ से पता चलता है हमें कि ये जो इंस्क्रिप्शन पे नाम हमें मिला हुआ है, पत्थर पे बड़ा बड़ा देवम पियदासी लिखा हुआ है, ये अशोक है। कहाँ से पता चलता है? दीपवंश महावंश बुक्स में लिखा है कि ये कौन है, ये अशोक है। अब ये रटो, लास्ट इन 1915 मस्की इंस्क्रिप्शन, पहले तो कहाँ है? कर्नाटका में, फाइनलाइज द नेम ऑफ अशोक। खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, इट इज मेनली द स्क्रिप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जितने भी सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के जो भी लैंग्वेजेस हैं वो जनरली राइट टू लेफ्ट ही लिखे जाते हैं। तो खरोस्ती इज ऑल्सो राइट टू लेफ्ट, बाकी सारे अपने जो होता है हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। Ashoka visited Lumbini after 20 years of after the 20th year of his coronation to mark the birthplace of Buddha। यहाँ पे है पिलर रुमिनदेई पिलर है। हम जब सेशन करेंगे तो पूरा एक बॉक्स में ही कर लेंगे पूरे सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स और
रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने दिखते जा रहे देख लो। लुम्बिनी में है रुमिनदेई, तो लुम्बिनी में एक रुमिनदेई नाम का रुमिनदेई पिलर इरेक्ट किया गया। लुम्बिनी विजिट करते टाइम वाज इरेक्टेड अलोंग विद सम सेक्रेड स्टोन स्ट्रक्चर, ही एग्जेम्प्टेड रिलीजियस टैक्स ऑन लुम्बिनी। अब ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि रुमिनदेई में क्या दिया है। रुमिनदेई में बोला है कि रिलीजियस टैक्स से एग्जेम्पशन दे देते हैं लुम्बिनी को, क्योंकि वहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ है, hence it was exempted, it was the birthplace of Buddha and reduced the land revenue from 1/6 to 1/8। लैंड रेवेन्यू भी कम कर दिया, रिलीजियस टैक्स भी हटा दिया। नेम ऑफ अशोक इज मेंशन्ड इन गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट लोकेटेड इन द दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है, वहां पे भी अशोक का नाम लिखा हुआ है, दतिया डिस्ट्रिक्ट। ये अभी माइनर रॉक एडिक्ट्स नहीं किया हमने, जो देखे थे वो मेजर था। माइनर रॉक एडिक्ट्स भी बहुत सारे हैं, देखेंगे उसको भी। इट वाज लेड एट द मेन रोड थ्रू उज्जैन टू वरुष्टी। Victory of Kalinga War was the greatest event of Ashoka's reign. The 13th rock edict provides clear evidence of Kalinga War. सेकेंड में हमने क्या देखा था, सेकेंड रॉक एडिक्ट में क्या दिया था, क्या दिया था सेकेंड रॉक एडिक्ट में? सर वो बताया था कि चोला चेरा मतलब चोला पंड्या जो है और केरला पुत और बाकी दो जो हैं वो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अशोक एम्पायर या मौर्यन एम्पायर। यस, सेकंड में ये दिया था, सेकंड हमने देख लिया, और एक हमने 13 देख लिया। अब एक बार और हम इसको देख चुके हैं, कोई होगा अगर उसे याद होगा तो मैंने बताया था कि 13 एक नॉट सो गुड या नॉट सो लकी नंबर माना जाता है, एंड वॉर्स आर नॉट गुड। तो कलिंग वॉर के बारे में हमें 13th रॉक एडिक्ट से पता चलता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया था 13 इज नॉट सो गुड, नॉट अ गुड नंबर, परसीव्ड नोशन। तो हमें तो रटने से मतलब है, तो वॉर भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। यहाँ हमें पता चलता है 13th रॉक एडिक्ट से। हम सारे रॉक एडिक्ट रटने की कोशिश करेंगे। इट सेज दैट किंग पियदासी और अशोक कॉन्कर्ड कलिंग 8 years after his coronation, that is in 261 BC. He felt deep remorse for having conquered Kalinga on this edict. अब पूरी स्टोरी तो सबको पता ही है। Then he embraced Buddhism. The reasons which prompted Ashok to invade Kalinga were both political and economical. Reason क्यों उसने कलिंग का इन्वेजन किया था? Kalinga were both political and economical. The territory of Kalinga was a bridge between north and south. कैसे है वो ब्रिज नॉर्थ एंड साउथ के बीच में? एक तो सेफ पैसेज देता है वो कोस्ट के द्वारा। अगर आप बीच में से आने की कोशिश करेंगे तो आपको विंध्यान पहाड़ मिलते हैं, नीचे नर्मदा नदी क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि चलिए साउथ शुरू होता है। और बहुत ही घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट होते थे यहाँ पे प्लेटू रीजन में, महाराष्ट्र में, एमपी के नीचे। तो ये जब बात करते हैं ना ये कि ब्रिज देता है नॉर्थ टू साउथ का, तो ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी कोस्टल वे, कि आप समुद्र के तट के किनारे किनारे अपनी नाव लेके चलिए और आप साउथ में पहुंच जाएंगे। सो मेजरली इज टॉकिंग अबाउट दैट कोस्टल वे। साउथ में जाने का ये रास्ता दे देते, क्योंकि बीच में से जाना, पूरी आर्मी लेके जाना कोई आम बात नहीं थी, काफी घने जंगल थे। एंड द इंडियन ओशियन एंड कंट्रोल द ओवरसीज ट्रेड। ट्रेड भी यहाँ से कंट्रोल होता था, क्योंकि ताम्रलिप्ति नाम का एक पोर्ट था। कहाँ है ताम्रलिप्ति, सुना है किसी ने अगर? तो ताम्रलिप्ति कहाँ है? हुगली पे। यस, वो बहुत ही पुराना पोर्ट है। तो सर वहीं से तो भेजा था इसने, अशोक ने भी अपने बच्चों को। तो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों रीजंस थे जिसकी वजह से कलिंग कॉन्कर करने गए थे अशोक। द सुप्रीमेसी ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट वर्चुअली क्लोज द सी रूट्स इन द ईस्ट फॉर मगधन मर्चेंट्स। ठीक है, अब वो लोगों ने कब्जा करके रखा है तो वो टैक्स देते होंगे मगध के मर्चेंट से। ये इन कारणों की वजह से कलिंग पे हमला किया गया था। सिमिलरली द लैंड रूट्स फॉर इंटरनल ट्रेड फ्रॉम द गैंगेटिक वैली टुवर्ड्स डेक्कन वर आल्सो कंट्रोल्ड बाय कलिंग। If Kalinga remained independent, the overseas and land trades of Magad would be affected. That is why it was necessary to conquer Kaling. ठीक है। In the first rock edict, Ashok inscribed as here no living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice. ये पहला हमने 3 देख लिए, 13 देख लिया, सेकंड देख लिया, फर्स्ट आ गया। फर्स्ट में क्या दिया है? चोलास और पांड्यास एंड एवरी अदर डायनेस्टी व्हिच वाज नॉट अ पार्ट। वो सेकंड है, ये फर्स्ट है। यस, वो सेकंड है, ये फर्स्ट है। और 13th हमने देखा था व्हाट द वॉर। यहाँ पे किसी को भी स्लॉटर नहीं किया जाता है और ऑफर्ड इन सैक्रिफाइस। फॉर्मरली इन द किचन ऑफ किंग पियदासी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स वर किल्ड एवरी डे टू मेक करी, बट नाउ विद द राइटिंग ऑफ हिज धम्म एडिक्ट ओनली 3 एनिमल्स, 2 पीकॉक्स एंड अ डियर आर किल्ड, एंड इवन द डियर नॉट ऑलवेज। कम कर दिया, बंद तो नहीं किया। एंड इन फ्यूचर नॉट इवन दीज क्रीचर्स विल बी किल्ड। द रॉक एडिक्ट 2nd and 13 of Ashoka tells us about the Sangam kingdom of Chola, Pandya, Satyaputta.
and Kirlaput. 13th inscription of Ashok provides information that he had cordial relations with Yavan kings. Antioch, Turmaya, ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? 13th inscription से ही पता चलता है. सेकंड एंड 13 से साउथ के बारे में 13 से पता चलता है दैट ही हैड गुड रिलेशंस. तो रटते चलिए, सेकंड में क्या 13th में ही ये भी लिखा है कि उसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे विथ फॉरेन किंग्स. ग्रीक, ये उनके नाम है तुरमाया, अंताकिनी और अनिकिनी, द रूलर ऑफ साइरीन, इनके साथ. अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है. द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट नोन एज सोहागोरा इज अ मौर्यन रिकॉर्ड. क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन के टाइम का है, राइट? ईवाईक्यू है. क्वेश्चन था कि सोहागोरा कॉपर प्लेट जो है वो हर्षवर्धन के टाइम का है. नो, ये जो है मॉडर्न टाइम्स का है. क्वेश्चन भी आया था कि व्हिच ऑफ दीज इज अ हड़प्पन साइट, तो उसमें ये वाला यस, ऑप्शन उसमें भी यस सोहागोरा भी डाला हुआ था. ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए अब जब भी पढ़ो दिमाग में एमसीक्यू आते रहने चाहिए, कैसे पूछ सकता है इसको. तो द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट, कॉपर का कर देगा सिल्वर, या कर देगा इसको वो पॉटरी वाला वर्क कोई, कि ये किसी पॉटरी के वर्क पे लिखा हुआ था. कॉपर प्लेट है. नोन एज सोहागोरा इज अ मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशंस अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फेमाइन इन द कंट्री. जब भी फेमाइन जैसी स्थिति होगी तो उस टाइम के लिए फूड ग्रेन्स आप बचा के रखिए, ये कहा गया है सोहागोरा कॉपर प्लेट में. द अदर, देखो सोहागोरा पूछ लिया है, ये वाला भी पूछ लेगा. महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरे डिस्ट्रिक्ट आल्सो डिस्क्राइब द रिलीफ मेजर्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ फेमाइन इन द रीजन. क्वेश्चन आ जाएगा कि सोहागोरा और महास्थान इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये हमें बताते हैं रिगार्डिंग दी फेमाइन कंट्रोल या फेमाइन से रिलेटेड कुछ भी, तो इसको यस मारना है. याद रखना है कि फेमाइन के रिलेशन में एक महास्थान था जो कि बोगरे डिस्ट्रिक्ट में है, और सोहागोरा दोनों फेमाइन से रिलेशन में कुछ है. द अर्लीस्ट एपिग्राफ रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन इन इंडिया इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहना. मॉडर्न एम्पायर्स डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन रिलीजियस बेसिस. रटा मार लो, रिलीजियस बेसिस पे कोई ग्रांट नहीं किया गया है. किसी रिलीजन के स्कॉलर को दिया होगा, बट दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्कॉलरशिप, कि वो स्कॉलर है एक, या एक एमिनेंट पर्सनालिटी है, इसके लिए आप उसको दे दीजिए, इज ग्रेट पर्सनालिटी, इसके लिए दे दीजिए, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर, द स्तूप ऑफ सांची is considered as the best. Yes, because it is in the best shape. Sanchi is located in the Raisen district of MP. The stoop was built by Ashok. The stoop of Bharut is situated in the Satna district of MP, which is dated approximately 3rd century BC. Both Sanchi and Bharut stoop were discovered by Alexander Cunningham. Amravati stoop is located on the right bank of Krishna river in Guntur of Andhra Pradesh. इसको किसने किया था? लॉर्ड मैकेंजी. ट्रेस द स्तूप, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. धामेक स्तूप ऑफ वाराणसी इज रिलेटेड विद गुप्त पीरियड. भबरू इंस्क्रिप्शन प्रूव्स अशोक एज बुद्धिस्ट. रट लो कौन से इंस्क्रिप्शंस, या कौन एक और पार्ट जो हमें बताता है कि अशोक बुद्धिस्ट है. भबरू इंस्क्रिप्शन. भबरू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अशोक बुद्धिस्ट थे. इन दिस सेम इंस्क्रिप्शन ही रिफर्ड टू हिमसेल्फ एज पियदासी राजा. अगेन बहुत सारे नाम रखे रहते थे खुद के, देवम पेयसे, पियदासी. वन मोर, that is the king of Magadh. After accepting the Buddhist religion, Ashok stopped hunting and started pilgrimage trips. इसमें से एक pilgrimage trip हम जानते हैं लुम्बिनी में किया था. कौन सा पिलर डाला लुम्बिनी में? कौन सा पिलर लुम्बिनी में आया? रुमिनी देई. गुड, ठीक है. अब ये उसके सीक्वेंस ऑफ हिज रिलीजियस ट्रिप्स का सीक्वेंस दिया हुआ है. पहले लुम्बिनी गया, वहां से कपिलावस्तु गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती. रट लो, लुम्बिनी गया, कपिलावस्तु गया, बोध गया, सारनाथ गया, कुशीनगर, श्रावस्ती. लुम्बिनी, कपिलावस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती. सीक्वेंस में याद नहीं भी होता तो भी ठीक है, कोई बात नहीं. द नेम ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ मौर्यन एम्पायर इज फाउंड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस. उसने 5 प्रोविंसेस और उसके कैपिटल्स भी बताया. उत्तर पथ का तक्षशिला है, अवंती, उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिण पथ का सुवर्णगिरी और प्राश्य पथ का पाटलिपुत्र. गोइंग फाइन. यहाँ पे कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रट लें यहीं पे, ठीक है. अब इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे आगे वाला पार्ट जो मेगास्थनीज का है, फिर इस पे ख़त्म होगा.
दिस इज़ जस्ट अ डेमो सेशन। कल का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी डेमो सेशन होगा जिसमें हम मॉडर्न को कंप्लीट कर लेंगे, देन विल स्टार्ट अगेन, शुरू से शुरू करेंगे, रटेंगे। मेन इंटेंशन ऑफ दिस इज टाइमिंग क्या कि होगी क्लासेस की? 9 से 11 के आसपास रहता है। पेड क्लासेस विल बी 9 to 11, 9 to 11। समटाइम्स इट कैन बी एक्सटेंडेड, बट 9 to 11 जो होगा वो मोस्ट टाइम होगा। मतलब टाइम आप हाफ एन आवर प्लस माइनस कर लो कि 9 की जगह किसी दिन 8:30 हो सकता है, आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सवेरे ही कि अगर आज ज़्यादा कराना है तो 8:30, या आप 9 to 11 बेसिक मान के चलो, 9 to 11 चलेगा। इसके बाद आगे के प्लान्स बता दूँ। व्हाट? 1 वीक का होगा? या 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे क्विकली, जल्दी जल्दी करना है। हमने पिछले वाले भी कराए हैं और हम रिटर्न में कराते रहते हैं। जैसे मॉडर्न वो कराने के बाद वापस हमने मॉडर्न कराया, बट जिसने उसको उस सेशन को लिया होगा उसके लिए नेक्स्ट मॉडर्न काफ़ी इजी हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए, तुरंत आंसर्स देने के लिए। 1 दिन में पूरा, 2 दिन में पूरा मॉडर्न खत्म कर देंगे। मेडिवल हमने कराया, मेडिवल का हम वापस से रिवीजन सेशन ले एमसीक्यूज के थ्रू। एंशिएंट करा देंगे, इसको वापस से एमसीक्यूज ले लेंगे या सिंगल डे ले लेंगे। एनवायरमेंट और मैपिंग कराया, वापस से मैपिंग लेके आने वाले हैं। पॉलिटी का प्लान है इसके बाद, एक हफ्ते में ये हो जाए, उसके बाद पॉलिटी का प्लान है। या हम क्वेश्चनर सेशंस का सोच रहे हैं कि जिन लोगों का ठीक से प्रिपेयर हो गया है, दे पीपल नीड सम क्वेश्चनर सेशंस के हम बस क्वेश्चन देते जाएं, यू कीप ऑन सॉल्विंग। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड एंड ईच ऑफ दोज विल बी हेल्पफुल टू योर प्रिपरेशन। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हम लेके आए हैं बिकॉज जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो कर लो यहाँ से। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न क्वेश्चंस के थ्रू कर लो, यहाँ से रट लो। ये सोर्स जो है ये लगभग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये ऑल एनकम्पासिंग है, सब कुछ है इसमें। पीवाईक्यूज पे ध्यान रखो, क्लियर करने का एक ही तरीका है भाई, पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज में भी एनालिसिस करो, क्या पूछा है, कैसे मैं सही, जो ऑप्शन नहीं भी आता है कैसे मैं सही ऑप्शन तक पहुंच सकता हूँ, क्या सोचता, कौन सा तुक्का मारता जो सही ऑप्शन तक पहुंचता। जो मार्केट से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं उसको सुनो, दिमाग में रखो, बट एग्जाम आपका है, देना आपको है। let it be you versus the question paper, so you analyze the question papers on yourself। जो मार्केट से फीड करके दे रहे हैं, हम भी जो आपको फीड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती है। जो आप खुद से बैठ के जब 2 घंटा लगाओगे अपना और क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे, उसके बाद जो निकल के आएगा ना, वो उसकी अलग बात होगी। तो यस वी आर, हम बताते रहते हैं छोटा मोटा, या मार्केट में बहुत सारी मोड, बहुत सारी ट्रिक्स चलती रहती हैं, बट बेस्ट टिप जो मैं देना चाहूँगा वो है आप क्वेश्चन पेपर के साथ बैठो, उसके साथ समय गुजारो। अगर आपको लगता है ABCDs में से मैंने A और C को एलिमिनेट कर लिया, B और D में से आंसर होना चाहिए, मैंने मारा B, आंसर था D, बैठ के दिमाग लगाओ, क्या तुक्का मारता तो D आता, क्या थॉट प्रोसेस होता तो आंसर D आता, क्या एक ही टाइप के क्वेश्चंस मेरे 50-50 में गलत हो रहे हैं। ये टाइम जब आप प्री में क्वेश्चन पेपर के साथ स्पेंड करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वील मीट टुमारो। अगेन मैं लिंक डाल देंगे हम लोग, दोज हु लाइक इट प्लीज गो फॉरवर्ड फॉर द एंशिएंट रिवीजन सेशन। वी मोटिवेट यू। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हमारी कि आप बोलें, स्पीक अप, दिस इज द प्लेस वेयर यू गेट टू स्पीक। बोलो, रटो, पूछो, पर बोलो। वी अनम्यूट ऑल यू गाइस टू स्पीक अप। 1 बार 2 बार 3 बार बोल दोगे, झिझक निकल जाएगी मन से, जितना बोलोगे उतना याद होगा। देयर आर फ्यू गाइस बहुत अच्छा बोलते हैं, आई एक्सपेक्ट अदर्स एज वेल। बोलो, ठीक है। I'll end this. Thank you so much, and we'll provide the recorded session. Thank you.